और बड़ी खबर आ रही है, देश भर में एनआईए की रेड पड़ी है। पीएफआई से जुड़े मामलों पर यह रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि यूपी, केरल और आंध्र प्रदेश में ये रेड पड़ी है और टेरर फंडिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसकी जांच के लिए ये रेड पड़ी है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी रेड की सूचना है। टेरर फंडिंग को लेकर ये मारे जा रहे हैं छापे। पैन इंडिया एनआईए जो रेड्स है वो पीएफआई और इससे रिलेटेड मामलों पर पड़ी है। और इन मामलों पर ज़्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं हम अपनी वरिष्ठ सहयोगी नीता के पास। नीता, जानकारी दें इस बारे में। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो एनआईए की सर्चेज हैं वो मल्टीपल लोकेशंस पर चल रही है। ये लोकेशंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ और स्टेट्स में हैं। ऐसा एनआईए के ऑफिसर्स का कहना है। उनका कहना है कि अभी तक की जो एनआईए की पीएफआई पर सबसे बड़ी कार्रवाई है और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके घरों पर भी और ऑफिशियल प्रेमिसेस पर भी जो है वो रेड चल रही है। जिनके लिंक्स हैं पीएफआई से उसके ऊपर भी रेड जो है वो चल रही है। ये रेड्स क्यों हो रही हैं? 4 मोटा मामला जो है वो एनआईए के अफसर बता रहे हैं। एक टेररिज्म फंडिंग को लेकर है, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कैंप्स है, रेडिकलाइजिंग पीपल टू ज्वाइन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर इन 3 मामलों को लेकर ये जो रेड्स हैं वो फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि एनआईए का ये हमेशा दावा है कि कई जगहों पर ये लोग अपने ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं जिनमें ये ट्रेनिंग दिया करते थे। रॉड्स और जो नॉर्मल हथियार होते हैं, जैसे जो इजीली अवेलेबल होते हैं, छुरी हो गया, लाठी हो गया, इस तरह की जो ये ट्रेनिंग है कि कई जगह जो है इस तरह के कैंप चलाते हैं। अभी हमने देखा था कि बिहार में भी रेड्स हुए थे, तेलंगाना में कई जगह रेड्स हुए थे, आंध्रा में रेड्स हुए थे। लेकिन आज की जो रेड्स हैं ये सबसे बड़ी कार्रवाई है पीएफआई और उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। और ये इन 3 मामलों को लेकर बेसिकली जो अभी पैन इंडिया जो रेड्स हैं वो चल रही हैं। मैं फिर बता देती हूँ, ये रेड्स यूपी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु और कुछ और अन्य शहरों में हो रही है। तबिश, और इसका विमल कह रहा हूं नीता, और ये इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या असर इसका देखा जा सकता है? इसका असर अभी तो पहली ये कार्रवाई है कि जो रेड्स मारी जा रही हैं उनके जो ठिकाने हैं उनके ऑफिशियल प्रेमिसेस पर, उनके रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पर। क्योंकि हमने देखा था कि अभी केरला में तो जहां पर रेड चल रही है वहां पे काफी ऑपोजिशन भी एनआईए को झेलने को मिल रहा है। एनआईए की जो टीम्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स पर भी रेड्स मार रही हैं और सीनियर लीडर्स पर भी रेड्स मार रही हैं। इसे लेकर कुछ जो है ऑपोजिशन भी देखने को मिला था उस एरिया में। हालांकि एनआईए की जो टीम होती है हमेशा लोकल पुलिस के साथ चलती है, लोकल पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन और कवर देती है, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। एनआईए का कहना है कि किस तरह से संगठित तौर पर ये टेरर फंडिंग कर रहे थे उस मामले की जांच हो रही, क्योंकि हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले आए हैं, चाहे छोटे मामले हो, कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट है उसे पीछे से बैक चैनल्स के थ्रू फंड किया जाता है पीएफआई द्वारा, ये एनआईए का कहना है। तो इन सभी मामलों के अब क्योंकि ये पैन इंडिया रेड्स हैं तो जो लिंक्स हैं वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। विमल, बेहद शुक्रिया नीता और उस पूरी जानकारी के लिए। जैसा नीता बता रही है कि पूरे देश भर में रेड पड़ी है एनआईए की और ये सबसे बड़ी रेड कही जा रही है। पीएफआई से जुड़े मामलों पर रेड पड़ी है अलग अलग राज्यों में, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये रेड डाली जा रही है। और टेरर फंडिंग को लेकर जो मूल तौर पे जो बातें, 3 मूल बातें, उसमें सबसे अहम बात यह है कि टेरर फंडिंग को लेकर ये छापे मारे जा रहे हैं। पूरे देश भर में ये छापे मारे गए हैं और एक तरह से लिंक्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ओपोजिशन भी, जैसा नीता बता रही है, इसको लेकर मिला है, लेकिन पीएफआई को लेकर ये सबसे बड़ी रेड कही जा रही है। और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे भी चल रहा है लगातार। अब सरकार वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे करेगी। फिलहाल मदरसों का सर्वे कैसे हो रहा है और कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर रोड पर बने जामिया अरबिया खादिम इस्लाम मदरसे में हापुड़ प्रशासन की एक टीम सर्वे करने पहुंची। करीब 900 बच्चे वाले इस मदरसे में उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने मदरसे का जायजा लिया,
फिर मदरसा संचालकों से बैठक करके कई जानकारियां लीं। आप एडमिशन कौन सी एज से लेते हैं? हम एडमिशन लेते हैं 9 साल की उम्र के बाद। 9 साल की उम्र। प्रशासन के पास इस तरह का एक फॉर्म है जिसके तहत 12 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये शासन के निर्देशानुसार मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। आज हम सदर तहसील के सबसे बड़े मदरसे में हम आज सर्वे करने आए थे। इसमें शासन से एक परफॉर्मा आया है, उसके विभिन्न बिंदुओं पे जानकारी एकत्रित की गई थी, जैसे कितने छात्र हैं, टॉयलेट की स्थिति, रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त करीब 16,800 मदरसे हैं, जिनमें अनुदानित मदरसों की तादाद करीब 550 है, जबकि आधुनिक मदरसे 7,400 हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिलों को 15 अक्टूबर तक मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। हालांकि विपक्षी पार्टियां और कुछ मुस्लिम संगठन जहां इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वहीं दारुल उलूम देवबंद के अरशद मदनी ने इसका स्वागत किया है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। लेकिन अब मदरसों के बाद सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच के आदेश भी दिए हैं। ओवैसी ने इसे एक और एनआरसी बताते हुए कहा कि मठों और मंदिरों की जांच क्यों नहीं हो रही है। आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके आप। और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की। सरकार का तर्क है कि वक्फ की संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से बचाने के लिए ये जरूरी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों में अनावश्यक दखल दे रही है। वक्फ का बोर्ड तो सरकार के ही अंतर्गत है, अधीन है, और मतलब अब 6 साल हो रहे हैं उनका ही मंत्री वक्फ को देता है, तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं भाई? वो अपने मंत्री से कहें कि उसका सर्वे कर लें, कौन सी इसमें बड़ी बात है। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, लिहाजा सरकार मदरसों और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के नाम पर एक नया राजनीतिक मोर्चा खोलना चाह रही है, ताकि अपने वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद में शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वसीम रिजवी को बनाया गया था, लेकिन वसीम रिजवी के ऊपर में भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप लगे। सीबीसीआईडी जांच भी गठित हुई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, ये कभी सरकार ने नहीं बताया। यही वजह है कि अब मुस्लिम संगठन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सहारन से अशोक कश्यप, हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से एक कंटेनर से करीब 1800 करोड़ का हेरोइन बरामद की है। यह कंटेनर 1 साल से ज्यादा समय से वहां रखा था। यह बरामदगी हाल में ही पकड़े गए 2 अफगानी नागरिकों की निशानदेही पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट से अब तक 3000 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। यह मामला नार्को टेरर से जुड़ा है, क्योंकि ड्रग्स का यह पैसा पाकिस्तान जा रहा है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दिल्ली पुलिस ये कंटेनर लेकर दिल्ली आई है। इस कंटेनर में 20,000 टन हेरोइन कोटेड मुलेठी है। हेरोइन का वजन 325 किलो से ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1800 करोड़ के करीब है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की ये खेप दुबई से बुक होकर मुंबई पहुंची थी और मुंबई में ये कंटेनर पिछले साल 21 जून से खड़ा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर खड़ा है ये कंटेनर और इसके अंदर है करीब 1800 करोड़ की हेरोइन। मुलेठी को हेरोइन के घोल में डाल दिया गया था और इस तरह से मुलेठी के नाम पर अफगानिस्तान से हेरोइन आई थी। ये एक पूरा जो नेक्सस है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नार्को टेरर है ये कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एजेंसीज हैं जो कि इनिमिकल टू आवर कंट्रीज इंटरेस्ट हैं, हॉस्टाइल हैं,
कैसे वो ड्रग को लगातार अलग अलग जरिए से, अलग अलग मेथडोलॉजी से कंट्री में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसी महीने की 6 तारीख को दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से 2 अफगानी नागरिकों मुस्तफा और रहीमुल्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों 2016 से भारत में रह रहे थे। उनकी निशानदेही पर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान से होते हुए चेन्नई पोर्ट आई, वहां से लखनऊ और फिर दिल्ली आई। ड्रग्स भारत के कई शहरों में सप्लाई होनी थी। ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जाना था। ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई में बैठे हैं। दोनों अफगानी नागरिकों से पूछताछ के बाद मुंबई में ड्रग्स से भरा कंटेनर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला नार्को टेरर का है, इसीलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। कि जो ड्रग से मनी है बहुत ऑफ्टन जो है टेरर केसेस में फाइनेंस करने में, वेपन प्रोक्योर करने में या पेइंग टू दी ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स जो कि फुट सोल्जर बन के एग्जीक्यूट करते हैं टारगेट्स जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके कहने पे। तो ये भी जो हमारा सारा फोकस था उसी के चलते स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ऑलरेडी नार्को टेरर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसी के चलते ये सारा पूरा जो ड्राइव है ये उसका वन ऑफ द मेन पार्ट है। बीते कुछ समय से गुजरात के मुद्रा पोर्ट समेत कई बंदरगाहों पर हजारों करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये नार्को टेरर का बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग बंदरगाहों पर नशीले पदार्थ भेज रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।